हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखते हैं मज्जा धातु का क्षय वृद्धि और मज्जा प्रदोषज विकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज्जा क्षय का कारण क्या है? ये धातु क्षय के सामान्य कारण है, ये कॉमन कारण है जो आप सभी धातु में डाल सकते हैं। इन्हीं धातुओं के क्षय की वजह से रस का क्षय होता है, रक्त का क्षय होता है, मांस का क्षय होता है, मेद का क्षय होता है। तो ये कारण आप सभी धातु में डाल सकते हैं। तो कौन सा कारण है? व्यायाम, अनशनम, चिंता, रुक्ष अल्प प्रमिताशनम, वात आतापौ, भयम शोको, रुक्षपानम प्रजागरः, कफ शोणित शुक्राणाम मलानाम च अतिवर्तनम, कालो भूत उपघातस्य ज्ञातव्य क्षय हेतवा। अर्थात व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम करना, अति व्यायाम करना, उससे भी धातु का क्षय होता है। अनशन, अनशन उपवास करना। चिंता, चिंता ज़्यादा चिंता करना, टेंशन लेना। रुक्ष, रुक्ष अल्प तथा प्रमित आसन, रुक्ष भोजन करना, रूखा सूखा है ना। फिर क्या है? अल्प, कम मात्रा में, नपातुला। और प्रमितासन, एक ही रस का अभ्यास करना, मतलब एक ही रस का पान करना। जैसे 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें 6 रसों में से केवल एक रस का पान करना। जैसे कषाय का ही हमने पान किया तो कषाय क्या है? वात को बढ़ाता है, तो उससे भी धातुओं का क्षय होता है। फिर क्या है? वात आतापो, वात और आतप, धूप का अधिक सेवन करने से, आतप यानी धूप, धूप का अधिक सेवन करने से। भय, शोक, रुक्षपान, प्रजागरा। ठीक, तो भय करना, शोक ज़्यादा करना, किसी चीज़ को लेकर दुखी ज़्यादा होना, मानसिक विकार जो होते हैं। और रुक्षपानम मतलब रुक्ष मद्यों का सेवन करना, जो रुक्ष मद्यपान होते हैं उनका सेवन करना। प्रजागरा से मतलब है रात्रि में जागरण करने से भी वात की वृद्धि होती है। कफ शोणित शुक्राणाम, मतलब कफ, शोणित का मतलब रक्त होता है, तो कफ, रक्त और शुक्राणाम, मलानाम, मल का चा अतिवर्तनम, ज़्यादा निकलना भी धातु क्षय का लक्षण होता है। कालो भूत उपघातस्य, ठीक, तो काला अनुसार, तो काल के अनुसार वृद्धावस्था में देखते हैं कि किस दोष की वृद्धि होती है, तो वात की वृद्धि होती है। और आदान काल में भी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम अवस्था के अनुसार जाएंगे, काल के अनुसार जाएंगे, तो जैसे युवा अवस्था में पित्त की वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में कफ की वृद्धि होती है। ठीक, भूत उपघातस्य, तो भूत प्रेत बाधावश शरीर की धातुओं आदि का क्षय होना तथा शरीर क्षीण। अब इन कारणों से क्या है? शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। यह सब कारण जो है वो वात को छोड़कर सभी धातुओं के क्षय का कारण होती हैं, क्योंकि ये वात को बढ़ा रही हैं। तो इसमें क्या है कि वात को छोड़कर सभी धातुओं का क्षय का कारण होती हैं। मज्जा क्षय के लक्षण: शीरते इव च स्थीनि दुर्बलानि लघूनि च प्रततम वातरोगिणी क्षीणे मज्जानि देहिनाम। अर्थात मज्जा धातु के क्षय होने पर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी अस्थियां कटकर गिर गई हैं। अस्थिनी, अस्थियां जो होती हैं वो दुर्बल एवं हल्की हो जाती हैं। जो अस्थि होती है वो बहुत वीक हो जाती हैं और बहुत हल्की हो जाती हैं। लाइटनेस ऑफ द बोन ड्यू टू ऑस्टोपोरोसिस, ऐसा व्यक्ति सदैव वात से पीड़ित होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है हमेशा वात रोग से पीड़ित होता है। मज्जा क्षय अल्प शुक्रता पर्व भेदो अस्थिनी स्तोदो अस्थि शून्यता च। अर्थात मज्जा धातु का क्षय होने पर अल्प शुक्रता, पर्व भेद, जोड़ों में दर्द होने लगता है, अस्थियों में तोंद, प्रिकिंग सेंसेशन, और अस्थि शून्यता, अस्थियों में शून्यता हो जाएगी, जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अस्थानाम मज्जनी सौशीर्यम भ्रमति तिमिर दर्शनम। अर्थात मज्जा क्षय होने पर अस्थियों में खालीपन तथा भ्रम एवं तिमिर दर्शन, अंधकार दर्शन, ये 3 लक्षण होते हैं। तो अष्टांग हृदय के अनुसार जो मज्जा क्षय के लक्षण होते हैं वो 3 बताए गए हैं। कौन से हैं? एक तो अस्थियों में खालीपन हो जाएगा, मज्जन सौशीर्यम, भ्रम और तिमिर दर्शन। अस्थि सौशीर्य निस्तोद दौर्बल्य भ्रम तमो दर्शन मज्जा। अर्थात तीनों लक्षणों के साथ साथ अस्थि, तोंद एवं दुर्बलता 2 लक्षण और अधिक बताए गए हैं। तो इसमें मज्जा क्षय में अस्थियों में खालीपन था, भ्रम था, तिमिर था, और उनके साथ
अष्टांग संग्रह जी ने तो अस्थितोंद एवं दुर्बलता 2 लक्षण और बताए हैं। चिकित्सा क्या है? तत्र अपि स्वयोनिवर्धन द्रव्योपयोगा, अर्थात धातु क्षय की सामान्य चिकित्सा बताते हुए सुश्रुत जी कहते हैं कि धातु क्षय होने पर स्वयोनिवर्धन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। मज्ज विवर्धना मज्जा, अर्थात प्राणियों से प्राप्त सेवन योग मज्जा से मज्जा धातु की वृद्धि होती है। तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो रही है। अगर मज्जा का क्षय हो जाता है तो प्राणियों के मज्जा के सेवन से मज्जा धातु की वृद्धि हो जाती है। मज्जा मज्जा, अर्थात मज्जा से मज्जा की ही वृद्धि होती है। आगे देखते हैं मज्जा वृद्धि। मज्जा सर्वांग नेत्र गौरवम च, अर्थात मज्जा धातु की वृद्धि होने पर सर्वांग शरीर तथा नेत्रों में गुरुता भारीपन उत्पन्न हो जाता है। गुरुता और भारीपन हमने देखा था स्टार्टिंग में कि मज्जा धातु में कौन से महाभूत की अधिकता होती है? जल महाभूत की अधिकता होती है। ठीक है, जल महाभूत अर्थात कफ। ठीक है, तो जब कफ की ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी तो गुरुता उत्पन्न हो जाती है। तो पूरे शरीर में ही गुरुता उत्पन्न होगी और नेत्रों में भी गुरुता उत्पन्न होगी या भारीपन रहेगा। नेत्र अंग रक्त गौरवय परवसूचा स्थूल मूल अरुभिर मज्जा। बागभट्टा अनुसार मज्जा वृद्धि होने पर न केवल शरीर एवं नेत्रों में भारीपन ही होता है बल्कि सर्वांग शरीर और नेत्रों में लालिमा भी उत्पन्न हो जाती है। तो बागभट्ट जी के अनुसार बागभट्ट जी कहते हैं कि मज्जा वृद्धि होने पर शरीर बस में और नेत्रों में बस भारीपन नहीं होता है, उसके अलावा क्या होता है कि पूरे शरीर में और आँखों में लालिमा उत्पन्न हो जाती है। आँखें जो होती हैं वो लाल वर्ण की हो जाती है, पूरा शरीर जो होता है वो लाल वर्ण का हो जाता है। इसके अतिरिक्त पर्व स्थलों संधि स्थानों पर स्थूल मूल वाली वेदना युक्त पीड़िका का मतलब घाव समझ सकते हैं कि वो बड़ी और वेदना युक्त होती हैं। इस प्रकार का वर्णन वृद्ध बागभट्ट ने किया है। चिकित्सा देखते हैं तो मज्जा वृद्धि की चिकित्सा क्या है? धातु वृद्धि होने पर सुश्रुत जी ने समान चिकित्सा सूत्र दिया है। तो ये चिकित्सा सूत्र सभी धातुओं में लिख सकते हैं और सभी धातुओं में आया है ये चिकित्सा सूत्र। तेसाम यथा स्वयं संशोधनम छपड़म चा क्षया अविरुद्ध है क्रिया विशेष है प्राकुर्विद, अर्थात धातु और मल की वृद्धि होने पर संशोधन और संशमन चिकित्सा करना चाहिए जिनसे धातुओं का अधिक क्षय न हो। तो हमें ऐसी संशोधन और संशमन चिकित्सा ऐसी करनी चाहिए कि जो धातु होते हैं उनका ज़्यादा क्षय न हो, अर्थात वो अपने स्वस्थान पर आ जाए। तो जो धातु हैं उनको साम्य अवस्था में लाना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको अगर संशोधन संशमन चिकित्सा दे रहे हैं तो उनको इतना देना है कि वो साम्य अवस्था पे आकर रुक जाए, अपने स्वस्थान में आ जाए, और उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर धातुओं का क्षय होने लगेगा। पूर्व धातु वृद्ध होकर उत्तर धातु को भी वृद्ध कर देती है। जो पूर्व की धातुएं हैं वो उत्तर धातु को भी वृद्ध कर देती हैं, अतः वृद्ध हुई धातुओं को कम करना हितकर होता है। तो वृद्ध जो धातुएं हैं, जो जैसे मज्जा वृद्धि हुई है तो मज्जा वृद्धि को कम करना ही हितकर होगा। आगे देखते हैं मज्जा प्रदोषज विकार। तो ये जितने भी हमने अभी प्रदोषज विकार देखे, जितने भी धातुओं के हमने प्रदोषज विकार देखे हैं, तो ये सारी चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं, कारण है ना। तो इसको आप सभी प्रदोषज विकार में ये कारण डाल सकते हैं। तो क्या कारण है चलिए देखते हैं। अहितकर आहार सेवन के अतिरिक्त, तो अहितकर आहार तो है ही कि अहितकर आहार सेवन करने से प्रदोषज विकार होते हैं। काल विपर्य, काल के विपरीत भोजन करना। काल का मतलब होता है समय और विपर्य का मतलब होता है विपरीत, तो समय के विपरीत। प्रज्ञा अपराध, जानबूझकर किया गया जो अपराध होता है वो प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे अगर हमें ये पता है कि ये भोजन हमारे लिए अपथ्य है और हमें ये भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी उसके बावजूद हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये प्रज्ञा अपराध की श्रेणी में आता है। असात में इंद्रिय अर्थ संयोग, अर्थात इंद्रियों का अपने अर्थ से संयोग न होना, उसके कारण भी प्रदोषज विकार उत्पन्न हो जाते हैं या व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। रस आदि स्थानों में प्रकोपित जो दोष हैं, रस रक्त मांस में रस्ति मज्जा शुक्र, उनके स्थानों पर जो प्रकोपित दोष है धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न करते हैं। रस आदि सभी सातों धातुओं में की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन स्थानों में अगर दोष प्रकोपित हो जाता है तो धातु प्रदोषज विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लक्षण क्या है? रुक पर्वणाम भ्रमो मूर्छा दर्शनम तमस तथा आरुषाम स्थूल मूलानाम पर्वजानाम च दर्शनम मज्जा प्रदोषात, अर्थात रुक मतलब वेदना होती है, दर्द होता है। पर्वणाम मतलब पर्वों में वेदना होना, भ्रम होना, मूर्छा होना,
तम अंधकार अंधकार सा हो जाना तथा पर्वों में स्थूल मूल वाली पीड़िकाओं की उत्पत्ति। स्थूल मूल वाली जो पीड़िका होती हैं, बड़ी आकार की जो पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं, वो मज्जा प्रदोषज विकार बताए गए हैं। और मज्जाक्षय में केवल अस्थियों की दुर्बलता एवं लघुता बताई है तथा अस्थियों के गिरने का एहसास बताया है। तो जब हमने मज्जाक्षय पढ़ा था तो मज्जाक्षय में क्या पढ़ा था कि मज्जाक्षय में अस्थियों की दुर्बलता होती है और लघुता होती है। तो अस्थियों से ऐसा दर्द होता है कि अस्थियां ऐसे टूट रही हैं, टूटने जैसी पीड़ा होती है। बाघभट्ट ने तोंद, भ्रम, तिमिर, मज्जाक्षय में कहा था, वह सब महर्षि चरक ने मज्जा प्रदोषज विकारों में उल्लेखित किया। बाघभट्ट ने मज्जाक्षय के ही लक्षण में उन्होंने तोंद, भ्रम, तिमिर बताया था और आचार्य चरक जी ने मज्जा प्रदोषज विकारों में उसका उल्लेख किया है। साथ ही स्थूल मूल वाली पीड़िकाओं का वर्णन भी मज्जा प्रदोषज विकार में ही किया है, जो बाघभट्ट ने मज्जा वृद्धि में कहा था। तो मज्जा वृद्धि में हमने देखा था कि बाघभट्ट जी ने उसका वर्णन किया है कि स्थूल मूल वाली पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है अगर मज्जा की वृद्धि हो जाती है। तो चरक जी ने भी कहा है, लेकिन उसमें ये बता दिया कि ये प्रदोषज विकार है। तमोदर्शन, मूर्छा, भ्रम, पर्व, स्थूल मूल, अरूर, जन्म, नेत्र अभिष्यंद प्रभृतयो मज्जा दोषजा। अर्थात इस प्रकार सुश्रुत आचार्य जी ने भी मूर्छा, भ्रम, तिमिर तथा पर्वों में स्थूल मूल वाली पीड़िकाओं का वर्णन मज्जा प्रदोषज विकारों में किया है। तो जी भी मज्जा प्रदोषज विकार में क्या बताते हैं कि मूर्छा होता है ना, भ्रम हो जाता है, चक्कर से आने लगेंगे, तिमिर उसको अंधकार दिखने लगता है, पर्वों में स्थूल पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बड़ी पीड़िकाएं होती हैं। इसी के साथ नेत्र अविष्यंद का भी, कंजक्टिवाइटिस का भी वर्णन किया है। टीकाकार अमरकोश ने तो पर्व, स्थूल मूल, अरूर, जन, मतलब ये जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी पीड़िकाओं का होना बताया है। मज्जा प्रदोषज विकार की चिकित्सा देखते हैं। मज्ज शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादुतिक्तकम अन्नम व्यावाय व्यायामो शुद्धि कालेचा मात्रया। अर्थात मज्जा एवं शुक्र जनित व्याधियों की चिकित्सा में मधुर एवं तिक्त रस युक्त अन्नपान औषधि का सेवन करना चाहिए। तो कौन से रस का सेवन करना चाहिए? तो मधुर और तिक्त रस युक्त। व्यायाम करना चाहिए, है ना, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहिए। उचित समय में मात्रावत संशोधन का प्रयोग करना चाहिए। तो जब उचित समय हो कि मतलब इस समय हम संशोधन चिकित्सा दे सकते हैं तो उस समय संशोधन चिकित्सा देते हैं और मात्रावत देते हैं। इतना देते हैं जो दोष हैं वो साम्यावस्था में आ जाएं, स्वयं के स्थान पर आ जाएं, दोषों का क्षय नहीं होना चाहिए। तो मात्रावत होगा तो जो दोष होंगे वो स्वस्थान में आकर साम्यावस्था में होंगे।